नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है अपने YouTube चैनल JMT स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। इससे पहले आपके लिए दो लाइनें। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। दोस्तों, टाइम को आप जब तक टाइम का मैनेजमेंट करना नहीं सीखोगे तब तक आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि टाइम इज मनी कहा जाता है। टाइम इज मनी। अपना एक टाइम टेबल बनाएं और प्रतिदिन सुबह उसी टाइम टेबल के हिसाब से उठें और उसी दिनचर्या का शुरुआत करें। तो दोस्तों, अब इसके पश्चात अब पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे आज। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता सेठ रामचंद्र जी भी एक श्रेष्ठ कवि थे। इनका देहांत 1964 ईस्वी में हो गया था। ये देखिए यहाँ पर, ये रामचंद्र, ये मैथिली शरणगुप्त जी हैं। ये एक महान कवि, राष्ट्र कवि के रूप में इन्हें सभा उपाधि के लिए प्राप्त है। राष्ट्र कवि कहे जाते हैं ये। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालनी है? जीवन परिचय। जिस प्रकार मैंने लिखा है, यदि आप उसी प्रकार लिखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको पूरे 5 में से 5 अंक मिलेंगे। आइए देखते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त जी का जन्म संवत 1943 विक्रम सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। जो गुप्त जी के पिता थे एक स्वयं अच्छे कवि थे, इसलिए पिता का प्रभाव अपने गुप्त जी पर पड़ा पूरा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनने से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली है। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ये गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया। गुप्त जी को अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहां इनका मन न लगा। अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का गहन अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति को प्रेरणाप्रद चित्रण प्राप्त हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न ही की है, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। जब ये असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए थे तो इनको एक बार जेल जाना पड़ा था। साकेत जो महाकाव्य है, वो मैथिली शरणगुप्त जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। जो साकेत महाकाव्य है, ये जो मैथिली शरणगुप्त जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है, पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में मंगला प्रसाद पारितोषिक किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से विभूषित किया। जो पद्म भूषण पुरस्कार होता है वो कवियों को दिया जाता है, अन्य को भी दिया जाता है। तो भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को 1964 ईस्वी संवत 2021 विक्रम को माँ भारती का यह महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को ये महान माँ भारती का यह महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया। अब एक आगे नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, साहित्यिक सेवाएं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? साहित्यिक सेवाएं। इनकी क्या क्या साहित्य की सेवाएं, इन्होंने क्या साहित्य में योगदान दिया है, इसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे।
देखिए नंबर 2 में हेडिंग डालनी है साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवाएं में लिखना है गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था। जो गुप्त जी का झुकाव था वो गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। जो राष्ट्र प्रेम ये जो थे राष्ट्र कवि क्यों कहलाए थे, क्योंकि इनके अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए राष्ट्र कवि कहलाए थे। और राष्ट्र के प्रति इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, इसलिए इनके राष्ट्र कवि कहलाए थे। इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का पेड़ा प्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न ही की है, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन और प्रयाग में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का साहित्य सदस्य भी मनोनीत किया। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग है रचनाएं। इन्होंने क्या क्या रचनाएं की, इनकी पूरी रचनाएं, इनकी रचनाएं हेडिंग के बाद समझेंगे। गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की हैं। नंबर 1 अनुदित तथा नंबर 2 मौलिक। इनकी अनुदित रचनाओं में दो प्रकार का साहित्य है, कुछ काव्य और कुछ नाटक। इन अनुदित ग्रंथों में संस्कृत के यशस्वी नाटककार भास के स्वप्रभासवद्यता का अनुवाद उल्लेखनीय है। वीरांगना, मेघनाथ, व्रत संहार आदि इनकी अनुदित रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख मौलिक काव्य रचनाएं निम्नवत हैं। नंबर 1 साकेत। जो साकेत रचना है, मौलिक काव्य है, तो यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरित के बाद मानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। जो श्री रामचरित मानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। इसके बाद है नेक्स्ट है भारत भारती। भारत भारती है, जो भारत भारती है इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का गान किया गया है। जो भारत भारती है इसमें दिव्य संस्कृति, भारत की कल्चर और गौरव का गान किया गया, गौरव के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। यशोधरा, इसके बाद है यशोधरा। यशोधरा इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, इनमें हिंदू संस्कृति के प्रमुख पात्रों के चरित्र का पुनरावलोकन पर कवि ने अपनी पुनर्निर्माण कला उत्कृष्ट रूप में प्रदर्शित की है। आगे देखते हैं। गुप्त जी की अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचवटी और जयद्रथ वध दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है हमेशा के लिए। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछ ली जाती है बोर्ड परीक्षा में। हिंदू, सैरिंद्री, सिद्धराज, नहुस, हिडिंबा, त्रिपथगा, कावा और करबला, गुरुकुल, वैतालिक, मंगलघर, अजित आदि, अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक 3 छोटे छोटे पद्य रूपक भी इन्होंने लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हिंदी साहित्य में स्थान। इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। खड़ी बोली को काव्य के सांचे में ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया है वह अविस्मरणीय रहेगा, इसे भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी दी है। ये भारतीय संस्कृति के यशस्वी उदात्तता और एवं परम वैष्णव होते हुए भी विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे। ये सच्चे अर्थों में इस राष्ट्र के महनीय मूल्यों के प्रतीक और आधुनिक भारत के सच्चे राष्ट्र कवि थे। जो राष्ट्र कवि कहा जाता है कि मैथिली शरणगुप्त जी राष्ट्र कवि इसलिए प्रदान की गई क्योंकि वे राष्ट्र से बहुत अपना प्रेम करते थे, इसलिए उनको राष्ट्र कवि की, और उन्होंने राष्ट्र के प्रति अनेक रचनाएं की हैं। प्रेम में झलकता है जिन रचनाओं में, इसलिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई है। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।